अरे जब हम शतरंज खेलते हैं ना, तो मतलब सब कुछ कितना साफ और सामने होता है। हाँ बिल्कुल, बोर्ड पर सब दिखता है। वही तो, राजा मात खाता है, उसे बोर्ड से हटा दिया जाता है और खेल वहीं खत्म हो जाता है। नियम सबको पता होते हैं, किस मोहरे ने किससे कब और कैसे हटाया, ये सब हमारी आंखों के सामने होता है। किसी के मन में कोई शक नहीं रह जाता, एक पूरी पारदर्शिता होती है वहाँ। सही कहा। हार और जीत दोनों बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, और सच कहूं तो उसमें एक अजीब सा सुकून भी मिलता है, क्योंकि हम इंसान ना हर चीज को एक खांचे में फिट करना चाहते हैं। मतलब एक कारण और उसके परिणाम को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचकर देखिए, जब हम आम जिंदगी और विशेष रूप से ऊंचे स्तर की राजनीति में आते हैं, तो अचानक से वो शतरंज का बोर्ड अंधेरे में पलट दिया जाता है। अरे वो तो है। राजा अचानक गायब हो जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती कि आखिर हुआ क्या। सारे नियम, पारदर्शिता और सच सब कुछ धुंधला हो जाता है। और यही सत्ता का सबसे धुंधला, सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। जब सत्ता के शीर्ष पर अचानक से एक खालीपन, एक वैक्यूम आता है ना, तो वहाँ सिर्फ सवाल और षड्यंत्र बचते हैं। कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं होती। बिल्कुल नहीं। एक स्पष्ट तस्वीर की जगह हमें मिलती हैं ऐसी परिस्थितियां जहां हर कोई अपनी अपनी कहानी गढ़ने लगता है। और आज के इस गहरे अध्ययन में हम बिल्कुल यही समझने की कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ। मैंने हाल ही में कई अलग अलग सोर्सेज, तथ्यों और लेखों का अध्ययन किया है। हमारे पास जानकारी का एक बहुत ही दिलचस्प भंडार है। और इसमें दुनिया भर की घटनाएं शामिल हैं। हाँ, जैसे स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की हत्या, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री गफ विटलेम का अचानक निष्कासन, नाजी जर्मनी के रूडोल्फ हेस के रहस्यमयी कदम, चीन के लिन बियाओ का गायब होना, और 1294 के पोप सेलेस्टाइन पंचम के विकिपीडिया पेज, ऐतिहासिक लेख और ये लॉ लाइब्रेरी के ब्लॉग भी शामिल हैं। मतलब 13वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक का पूरा स्पेक्ट्रम है हमारे पास। एकदम सही। तो हमारा मिशन इन 5 अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं को एक धागे में पिरोना है, ताकि हम ये समझ सकें कि जब सत्ता के शीर्ष पर अचानक वैक्यूम आता है, तो इतिहास कैसे अफवाहों, साजिशों और रहस्यों से भर जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें, तो सत्ता में अचानक हुए इस बदलाव और उसके बाद पनपने वाली साजिशों की शुरुआत कोई आधुनिक घटना नहीं है। मतलब ये बहुत पहले से हो रहा है। हाँ, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। अगर हम 13वीं सदी के एक उदाहरण को देखें, तो उसमें आने वाली सदियों के लिए साजिशों का एक पूरा खाका तैयार कर दिया था। हम 1294 की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब पोप सेलेस्टाइन पंचम का चुनाव हुआ था। बिल्कुल। हाँ, मैंने सोर्सेज में पढ़ा था, वो केस सच में अजीब था। इन लेखों में बताया गया है कि सेलेस्टाइन पंचम दरअसल एक सन्यासी थे, जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। हाँ, और उनका सत्ता या राजकाज से कोई लेना देना नहीं था। मतलब लगभग 2 साल तक नए पोप के चुनाव पर कोई सहमति ही नहीं बन पाई थी। 2 साल तक वैक्यूम था वहाँ। सोचिए, और आखिर में बिल्कुल अनिच्छा से उन्हें पोप चुन लिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कुछ ही महीनों में उन्होंने इस सबसे शक्तिशाली पद से इस्तीफा दे दिया। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इतिहास में अक्सर सच वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कहा जाता है कि उनके उत्तराधिकारी बोनीफेज अष्टम ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए उकसाया और धोखा दिया था। मतलब उन्हें फंसाया गया। एक तरह से हाँ। बोनीफेज एक बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने बखूबी समझा कि एक सन्यासी इस राजनीतिक दबाव को झेल नहीं पाएगा, और तो और इस्तीफे का जो कानून था, ताकि ये पूरी प्रक्रिया लीगल लगे, वो कानून भी खुद बोनीफेस ने ही ड्राफ्ट किया था। बाप रे, ये तो पूरी प्लानिंग थी। बिल्कुल। और जब सेलेस्टीन ने इस्तीफा दे दिया और वापस अपने सन्यासी जीवन में लौटना चाहा, तो बोनीफेस ने उन्हें कैद कर लिया, जहां 1296 में उनकी मौत हो गई। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज के समय में किसी स्टार्टअप के सीधे साधे आदर्शवादी फाउंडर को कोई चालाक बोर्ड मेंबर अपनी चालों से कंपनी से बाहर निकाल दे। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। और फिर उसे उसी के घर में नजरबंद कर दे, ताकि वो दोबारा कभी अपना अधिकार न मांग सके। मुझे याद आ रहा है कि दांते की प्रसिद्ध रचना डिवाइन कॉमेडी में भी इन दोनों का जिक्र है ना? हाँ, दांते ने इस घटना को बहुत ही सख्ती से देखा था। उन्होंने अपनी डिवाइन कॉमेडी में बोनीफेस को नरक के 8वें घेरे में दिखाया है, जो धोखाधड़ी के लिए है। सही कहा। और सेलेस्टीन को उस कायर के रूप में दिखाया है जिसे दांते ने कहा था महान इनकार किया था, द ग्रेट रिफ्यूजल। हाँ, और येल लॉ लाइब्रेरी के एक ब्लॉग में 1514 के लिबर सेक्सटस नाम के एक कानूनी ग्रंथ की चर्चा है। इसकी एक तस्वीर में बोनीफेस को एक लोमड़ी को गले लगाते हुए दिखाया गया है, जो सेलेस्टाइन का ताज छीन रही है। लोमड़ी?
मतलब चालाकी का प्रतीक। बिल्कुल, ये तस्वीर बताती है कि सदियों पहले भी जब सत्ता अचानक बदलती थी तो लोग उसे शक की नजर से ही देखते थे। तो 1294 में साजिश का तरीका थोड़ा साफ था, एक ने दूसरे को चालाकी से हटाया और कैद कर लिया। हाँ, मोटिव बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन जब हम मध्यकालीन यूरोप से आगे बढ़कर 20वीं सदी में आते हैं, विशेषकर तानाशाही वाले दौर में, तो कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। बहुत ज्यादा उलझ जाती है। मतलब जब किसी तानाशाह का सबसे करीबी आदमी, जिसे हम डिप्टी कहते हैं, अचानक गायब हो जाए या पकड़ा जाए, तो आम जनता को समझ ही नहीं आता कि सच क्या है। रूडोल्फ हेस का केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हेस का उड़ान भरना सच में मतलब इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। 10 मई 1941 को, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, अडोल्फ हिटलर के डिप्टी रूडोल्फ हेस ने अकेले एक लड़ाकू विमान मेसरश्मिट BF-110, उसमें स्कॉटलैंड के लिए उड़ान भरी। अकेले एक लड़ाकू विमान में? हाँ, अकेले। उनका मकसद ड्यूक ऑफ हैमिल्टन से मिलकर ब्रिटेन के साथ शांति वार्ता करना था, लेकिन उनका प्लेन क्रैश हो गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। एक सेकंड, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक तानाशाह का सबसे खास आदमी, जिसके पास इतनी पावर है, वो अकेले एक विमान उड़ाने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? यही तो रहस्य है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हेस को खुद हिटलर ने गुप्त रूप से भेजा हो? ये सवाल इतिहासकारों को आज तक परेशान करता है। चर्चिल ने हेस के इस प्लान को एक, क्या कहते हैं, पागलपन से भरा परोपकार कहा था। इंग्लिश में लूनेटिक बेनेवोलेंस। लूनेटिक बेनेवोलेंस। न्यूरेमबर्ग ट्रायल में हेस ने अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक किया, एमनेशिया का बहाना बनाया, और फिर 1987 में 93 साल की उम्र में उन्होंने स्पैंडो जेल में आत्महत्या कर ली। मतलब उन्होंने राज अपने साथ ही दफन कर लिए। बिल्कुल। और राज दफन करने की जब बात आती है तो चीन के लिन ब्याओ का केस तो और भी हैरान करने वाला है। इन लेखों के अनुसार लिन ब्याओ को आधिकारिक तौर पर माओ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। हाँ, मतलब उनका अगला नेता बनना तय था। एकदम तय था। लेकिन 13 सितंबर 1971 को अचानक उनका ट्राइडेंट विमान मंगोलिया में क्रैश हो गया। और आधिकारिक कहानी ये बताई गई कि वो तख्ता पलट की कोशिश नाकाम होने के बाद सोवियत संघ भाग रहे थे। अब उस कहानी में इतने झोले कि कोई भी उस पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल ये कि उनका विमान मंगोलिया में दक्षिण की ओर क्यों उड़ रहा था? दक्षिण की ओर? हाँ, अगर उन्हें सोवियत संघ जाना था तो उन्हें उत्तर की तरफ उड़ना चाहिए था ना। अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और जो व्यक्ति पहले से ही उत्तराधिकारी था, उसे अचानक तख्ता पलट की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो, ऐसे मामलों में जो आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं वो मिटा दिए जाते हैं। तानाशाही में जब नेता अचानक हटाया जाता है तो राज्य अपनी सुविधा के अनुसार कहानी गढ़ लेता है, और आम लोगों के पास उस कहानी को सच मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बिल्कुल, इसलिए रहस्य हमेशा कायम रहता है। अच्छा, तानाशाही में तो सत्ता का संघर्ष समझ आता है, क्योंकि वहाँ जानकारी छुपाई जा सकती है। लेकिन जब एक आधुनिक लोकतंत्र में एक चुने हुए प्रधानमंत्री को अचानक पद से हटा दिया जाए, तो वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी थ्रिलर बन जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया के गफ विटलेम की बात कर रही हैं ना? हाँ, 1975 का वो निष्कासन। देखिए, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले इन सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए एक जरूरी बात स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। जी, हमारे सोर्सेज में वामपंथी यानी लेफ्ट विंग लेबर पार्टी और दक्षिणपंथी यानी राइट विंग विपक्ष दोनों का जिक्र है। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना या उसका समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम निष्पक्ष रूप से केवल उन तथ्यों और दावों को सामने रख रहे हैं जो ओरिजिनल सोर्सेज में दर्ज है। हाँ, हम सिर्फ तथ्यों की बात कर रहे हैं। तो 1975 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री गफ विटलैम को गवर्नर जनरल जॉन केयर ने अचानक बर्खास्त कर दिया। ये लोकतंत्र के इतिहास का बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। और विटलैम की नीतियां काफी अलग थीं। उन्होंने वियतनाम युद्ध से अपने सैनिक वापस बुला लिए थे, चीन से संबंध सुधार रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने पाइन गैप नाम के अमेरिकी CIA जासूसी बेस को बंद करने की धमकी दी थी। हाँ, पाइन गैप। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट था। पाइन गैप कोई साधारण देश नहीं था। लीक हुए सबूत तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। TRW के एक पूर्व कर्मचारी क्रिस्टोफर जॉन बॉयस ने दावा किया था कि CIA गवर्नर जनरल जॉन केयर को, क्या शब्द था, हमारा आदमी कहती थी। और मैन। हाँ, और मैन। इसके अलावा 1975 का स्टाइलिंग्स अफेयर और CIA के अधिकारी टेड शैकली का वो टेलेक्स भी था।
वो टेलेक्स जिसमें ऑस्ट्रेलिया से खुफिया संबंध तोड़ने की धमकी दी गई थी। बिल्कुल वही। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। 2020 में जो पैलेस लेटर्स रिलीज हुए, जो रानी और जॉन केयर के बीच के पत्र थे। हाँ, वो बताते हैं कि जॉन केयर ने व्हिटलैम को हटाने का फैसला खुद लिया था। उसमें रानी या CIA की कोई सीधी भूमिका नजर नहीं आती। पूर्व ASIO चीफ ने भी CIA की भूमिका को पूरी तरह से कंस्पिरेसी थ्योरी कहकर खारिज कर दिया था। तो इस सब का मतलब क्या है? मेरा दिमाग तो ये सोचकर ही चकरा रहा है कि क्या सच में कोई विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी एक पूरे देश की सरकार गिरा सकती है? अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़े ना, तो पता चलता है कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान सूचनाओं का नियंत्रण कितना अहम था। खुफिया जानकारी का कंट्रोल। हाँ, पाइन गैप का इस्तेमाल रायोलाइट और आगस्ट सेटलर प्रोजेक्ट्स के लिए होता था। अच्छा, जब एक नेता इस सिस्टम को चुनौती देता है, तो सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो सच में एजेंसी का दखल हो या सिर्फ अफवाहें फैलें, ये उसका क्लासिक उदाहरण है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, व्हिटलैम ने तो अपनी कुर्सी खोई थी, जो कि बहुत बुरा था। बुरा तो था, लेकिन स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे ने तो उसी दौरान अपनी जान ही गंवा दी। वो इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। सच में, जब सत्ता से हटाने का तरीका हत्या हो, और वो भी स्वीडन जैसे एक बेहद सुरक्षित देश की सड़क पर, तो थ्योरीज की कोई सीमा नहीं रहती। ये 28 फरवरी 1986 की रात की बात है। रात के करीब 23:21 हो रहे थे। मतलब 11:30 के आसपास। जी, ओलोफ पाल्मे अपनी पत्नी लिज़बेथ के साथ ग्रैंड सिनेमा से बिना किसी बॉडीगार्ड के घर लौट रहे थे। बिना बॉडीगार्ड के एक प्रधानमंत्री? हाँ, स्वीडन तब इतना सुरक्षित माना जाता था। लेकिन उन्हें स्वेवागेन सड़क पर बहुत करीब से गोली मारी गई। हत्यारा एक स्मिथ एंड वेसन .357 मैग्नम रिवॉल्वर का इस्तेमाल करके वहां से भाग गया। और पकड़ा भी नहीं गया। मैं तो इसी बात पे हैरान हूँ। स्वीडन जैसे शांत देश में एक प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, और हत्यारा 7 लाख पेज की जांच और करोड़ों डॉलर खर्च होने के बाद भी नहीं पकड़ा जाता। यही तो इस केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक आम आदमी जो सड़क पर भाग रहा था, वो किसी भी रडार में कैसे नहीं आया? देखिए, इसमें कई थ्योरी सामने आई। पहली थी क्रिस्टोफर हिटन की। लिज़बेथ ने उसे पहचाना भी, उसे सजा भी हुई, लेकिन फिर बाद में उसे बरी कर दिया गया क्योंकि पक्के सबूत नहीं थे। हाँ, दूसरी थ्योरी थी दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद यानी अपार्थाइड सरकार की, क्योंकि पाल्मे उनके बहुत सख्त खिलाफ थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। एक थियोरी तो भारत के बोफोर्स हथियार घोटाले से भी जुड़ी थी ना? बिल्कुल, बोफोर्स आर्म्स डील का एंगल भी बहुत उछाला गया था। और फिर सबसे अजीब थ्योरी आई स्कैंडिया मैन की, स्टिग एंगस्ट्रॉम। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है। 2020 में पुलिस ने उसे मुख्य संदिग्ध मान लिया था ना? हाँ, 2020 में पुलिस ने उसे मुख्य संदिग्ध माना और केस बंद कर दिया। मजे की बात यह है कि उसकी मौत साल 2000 में ही हो चुकी थी। मतलब जो इंसान मर चुका है, उस पर इल्जाम लगाकर केस बंद कर दिया। हाँ, लेकिन फिर 2025 में पुलिस ने कदम पीछे खींच लिए। बिल्कुल, उन्होंने मान लिया कि उसे मुख्य संदिग्ध मानना शायद उनकी गलती थी। मतलब हम वापस जीरो पर आ गए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जब किसी इतने बड़े अपराध का कोई एक स्पष्ट मोटिव या इरादा नहीं होता ना, तो वो हर राजनीतिक गुट के लिए अपनी अपनी साजिश करने का एक खाली कैनवस बन जाता है। हर कोई अपने हिसाब से उसमें रंग भरता है। एकदम सही। इस केस ने स्वीडन की उस मासूमियत को, उस शांत छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इतने सारे सोर्सेस को खंगालने के बाद इन सभी कहानियों से, चाहे वो 1294 का पोप हो, हेस और लिन ब्याओ जैसे तानाशाहों के करीबी हो, व्हिटलैम का निष्कासन हो, या 1986 का स्वीडिश प्रधानमंत्री, ये सब हमें आखिर क्या सिखाती हैं? ये सब हमें इंसानी फितरत के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताती हैं। वो क्या? जब सत्ता अचानक छिन जाती है ना, तो हम इंसानों को एक सिंपल कहानी हजम नहीं होती। हमें लगता है कुछ बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, हमें लगता है कि इतने बड़े नेता के पतन के पीछे कोई बहुत बड़ी रहस्यमयी ताकत होनी चाहिए। एक साधारण सी वजह हमारे दिमाग को स्वीकार ही नहीं होती। और यही फितरत कंस्पिरेसी थ्योरी को जन्म देती है। सही कहा। खैर, अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो इन सोर्सेज में तो नहीं था, लेकिन हमारी आज की इस चर्चा से बहुत गहराई से जुड़ा है। बताइए। सोच कर देखिए, आज के इस डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, जहां डीप फेक बनाना आम बात हो गई है और पलक झपकते ही पूरी दुनिया में जानकारी फैल जाती है, अगर आज के समय में किसी बड़े नेता के साथ ऐसा कुछ होता है, तो क्या हमारे पास सच्चाई जानने के बेहतर तरीके होंगे? या फिर जानकारी के शोर में सच्चाई पाल्मे या व्हिटलैम के मामलों से भी ज्यादा गहरी दफन हो जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। जानकारी का शोर कभी-कभी सन्नाटे से ज्यादा खतरनाक होता है। एकदम सही बात है।
इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।